Hello friends, welcome to Industrial Relations series by Exambay. In this video, we will discuss about wages and various theories given by thinkers on wages. तो wages क्या हैं? Wage is a remuneration paid to a worker for the work done. Simple wage जो आपको सैलरी मिलती है या कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उन्हें सिंपल wages कहते हैं. आप इट्स अ गिव एंड टेक. आप काम करते हो एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉयर आपको वेज देता है. तो हम इसमें वर्कर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. From an employer's perspective, the remuneration paid to workers is the cost of production, right? जो अगर आप suppose किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो कोई प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, आप एक वर्कर हो, आपको जो सैलरी मिल रही है वो उसी प्रोडक्ट के यूनिट कॉस्ट में आएगा, ठीक है? उसी प्रोडक्ट की एक तरीके से कॉस्ट है जो आपको दी जा रही है, एक एक्सपेंस है, राइट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज क्या होता है? मिनिमम वेज हैज बीन डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे. पहले क्या होता था कि भाई कुछ भी वेजेस दे दिए, बहुत ही कम होते थे, जिससे कि घर के जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी नहीं आ पाती थी. अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बहुत सारे लॉज रूल्स बनाए गए और अब तो कोड एंड वेजेस भी आ गया है. तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बाद क्या हुआ है कि जो मिनिमम वेज का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, बेटर हुआ है. अब जो मिनिमम वेज जो मिलता है इंडिया में भी वर्कर्स को, अनस्किल्ड लेबरर्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब ठीक ठाक हो गया है. एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है. कोड ऑन वेजेस आने से और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया है. तो द पर्पज ऑफ मिनिमम वेजेस इज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट अनजस्टिफाइड लो पे. ओके, ये इसका एक पर्पज है. मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड बाय पासिंग अ लॉ और अ डिसीजन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, wage board, industrial or labor courts or tribunals. In many countries, governments have adopted statutory minimum wages. India is one of the complex systems where there are different minimum wages. क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे जगह जगह पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अलग हैं. इवन आप ये देखो, महाराष्ट्र की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है. उसके अगर हम कंपेयर करें बिहार या उड़ीसा से, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. तो बिहार या उड़ीसा में आप देखोगे जो अनस्किल्ड या स्किल्ड जो भी लेबर्स या वर्कर्स होंगे उनकी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु से कंपेयर करें उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है. हालांकि तो सप्लाई और डिमांड की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में सप्लाई थोड़ी कम है. गोवा आप चले जाओगे सप्लाई और भी कम है, क्योंकि डेंसिटी लोगों की कम है. काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि जो वेजेस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस की वजह से. अब कई सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं वेजेस को लेकर, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया और सबने जस्टिफाई किया है वेज को. तो सबसे पहली और काफ़ी फेमस थ्योरी आती है वेज फंड थ्योरी. तो ये जेएस मिल ने दी है. आपको क्या करना है कि आपको एक तो याद रखना है कि थ्योरी किसने दी है और थ्योरी का नाम क्या है, बोला क्या गया थ्योरी में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एम्प्लॉयर्स एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल टू पे वेजेस टू लेबरर्स. एक वेज फंड बनाते हैं एम्प्लॉयर्स और उसी से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, उन्हें वेजेस देते हैं. अब प्रोडक्शन के हिसाब से या डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उस जो वेज फंड होता है उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है. अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, तो वेज फंड बढ़ेगा और जो वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा पे मिलेगी. उसके बाद सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस आती है. वो कहती है कि भाई वर्कर्स पेड वेजेस पेड टू वर्कर्स शुड बी जस्टिफाइड जस्ट टू कवर देयर बेसिक नीड. जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उसके हिसाब से पे देना चाहिए. तो यही मिनिमम वेज, इन्हीं सब चीज़ों को से बचाने के लिए मिनिमम वेज का एक क्राइटेरिया बनाया गया. क्योंकि आप भाई एम्प्लॉयर तो अपनी तरीके से सोचेगा कि हाँ इतने में ही गुजारा चल जाएगा. तो इफ वेजेस इंक्रीज, इसमें पूरा इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है. अगर वेजेस बढ़ेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब धीरे धीरे इवेंचुअली सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. ठीक है, इंक्रीज कंपटीशन विल अल्टीमेटली ब्रिंग द वेजेस डाउन सबसिस्टेंस लेवल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन लॉ ऑफ वेजेस. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस कहती है कि वेजेस शुड बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड बेसिक नेसेसिटीज एंड सम बेसिक कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. तो ये सबसिस्टेंस थ्योरी से थोड़ा और ज़्यादा वेजेस देने को जस्टिफाई करती है. उसके बाद रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी FA वॉकर ने दी थी. आउटपुट ऑफ
टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी। तो जो रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है वो कहती है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है किसी भी कंपनी का वो बट जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एम्प्लॉयर के बीच में बट जाता है। लैंड मतलब जो रेंट वगैरह होते हैं या फिर दूसरे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। जो कैपिटल होता है क्योंकि मोस्टली कंपनी ने लोन्स वगैरह लिया हुआ होता है, इक्विटीज़ होती हैं, कैपिटल होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब ये सब पे हो जाता है, जो एम्प्लॉयर होता है अपना रेंट और ये सब देने के बाद अपना प्रॉफिट निकालता है, उसके बाद जो बचता है, जो भी रेजिडुअल बचता है वो अपने वर्कर्स में बांटता है। तो वेजेस इंक्रीज इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कि थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट वाली चीज़ है कि अगर प्रोडक्शन अब बढ़ेगा तो हम वेज बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं उनमें भी थोड़ा एफिशिएंटली काम करने की एक वो आएगी, एक विल आएगी, राइट। सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस, सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस ये कहती है, ये कार्ल मार्क्स ने दिया कि लेबर एज कंसिडर्ड अ कमोडिटी इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, क्योंकि वो हमेशा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम को ही प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में यही बोला है कि लेबर तो एक कमोडिटी है, कैपिटलिस्ट एक्सचेंज लेबर विद वेजेस गिवन टू वर्कर। तो कैपिटलिस्ट क्या है कि भाई लेबर खरीद लेते हैं एक तरीके से और वेजेस उसके बदले में दे देते हैं। एन एम्प्लॉयर कैन फोर्स वर्कर्स टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास एक अपर हैंड होता है, तो वो उन्हीं वेजेस में एक्स्ट्रा टाइम भी जो वर्कर्स हैं उनसे करवाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम करवाते हैं मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो एम्प्लॉयर अपने पास ही रख लेता है। उसके बाद बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी, बार्गेनिंग सबको पता है कि एम्प्लॉयर्स और जो वर्कर्स होते हैं वो वेजेस के लिए बार्गेन करते हैं। एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाए, वर्कर चाहता है कि ज़्यादा वेजेस मिले मुझे अगर मैं काम कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर्स क्या होता है, उन पर अपर हैंड होता है क्योंकि वो वेजेस देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं इसलिए उनके पास एक अपर हैंड होता है। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे बेस होता है। एम्प्लॉयर्स कीप ऑन हायरिंग वर्कर्स अंटिल द वैल्यू एडेड बाय वर्कर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग हिम। तो ये लाइन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो तब तक वर्कर एम्प्लॉयर तब तक वर्कर्स को एम्प्लॉय करता रहेगा, हायर करता रहेगा, जब तक कि एक एम्प्लॉय या एक वर्कर जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उससे कम पैसे ले रहा है। मतलब वैल्यू प्रोवाइड ज़्यादा हो रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं। जैसे ही पैसे मतलब उसकी सैलरी या उसका जो रिम्यूनरेशन वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो कम हो जाएगा, एम्प्लॉयर बंद कर देगा हायर करना। फिर टाइप ऑफ वेजेस, अब पीस वेज होता है। पीस वेजेस आर द वेजेस पेड एज पर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क, पेमेंट पर यूनिट। टाइम वेजेस जो मोस्टली लोगों को मिलता है कि वेजेस आर पेड एज पर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय द वर्कर, ठीक है। कैश वेजेस आर वेजेस पेड टू द वर्कर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद होते हैं वेजेस इन काइंड, जैसे आप खेतों में काम कर रहे हैं जो लेबरर्स वगैरह होते हैं। कई बार क्या होता है, जो बड़ा किसान होता है जिसके खेत होते हैं वो लेबरर्स को पैसे ना देकर गेहूं दे देता है, वीट दे देता है, राइस दे देता है कि भाई इसी से अपना काम चला लो, ओके। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, द वेजेस आर फिक्स्ड फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क, कि भाई ये वर्क है, ये काम है, इसमें कितने भी दिन लगे, कितना भी टाइम लगे, जो भी लगे, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, फिक्स्ड मनी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। क्योंकि हम कई बार आप देखोगे हम घर वगैरह अपना कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, पहले करवाते थे और अब भी करवाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें हम ये कह देते हैं कि भाई इतने में आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस इनटू नॉमिनल एंड रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय अ वर्कर। तो इसमें क्या होता है, नॉमिनल और रियल में जो एक डिफरेंस होता है कि रियल वेजेस में इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया जाता है। तो रियल वेज हमेशा कम होता है नॉमिनल वेज से, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता ही रहता है। लिविंग वेज, इट इज द मिनिमम income necessary for a worker to fulfill basic needs. Basic needs are housing, food, clothing, health care. A worker can sustain without government subsidies if he is earning a living wage. Subsistence wage, lowest income which is needed for a person to survive. तो कई बार क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको ये तीनों चारों जो वेजेस होते हैं ये दे दिए जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द वेज इज लोएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज हाईएस्ट। सो सब्सिस्टेंस वेज नॉर्मली लोएस्ट की कैटेगरी में आता है। फेयर वेज, इट इज एन एडजस्टेबल वेज, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इट इज मोर देन सब्सिस्टेंस वेज बट लेस देन लिविंग वेज। तो ये तीन
वेजेस हो गए हमारे। अब इसके बाद कोड ऑन वेजेस 2019 जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।